सभी को नमस्कार। यूट्यूब के अपने इस चैनल पर मैं नवीन प्रकाशनों पर चर्चा करता आ रहा हूँ। यह 85वीं कड़ी है इस नवीन प्रकाशनों पर चर्चा की श्रृंखला में। इस कड़ी में मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं में साहित्य, कला, संस्कृति, संस्कृत साहित्य से संबंधित पुस्तकें मुझे जो मिलती हैं या मैं जो खरीदता हूँ, उन पर जब मन होता है चर्चा कर दिया करता हूँ। कभी-कभी अन्य भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में कोई कृति प्राप्त होती है, उसको मैं थोड़ा बहुत यदि पढ़ सकता हूँ, तो उस पर भी चर्चा कर देता हूँ। गुजराती में पढ़ लेता हूँ, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य विषयक यदि कोई पुस्तक गुजराती में हो, तो मैं काफ़ी कुछ उसको समझ सकता हूँ। 80, 90, 95% तक मैं उसको पढ़ लेता हूँ, समझ सकता हूँ। मराठी भी इसी प्रकार से देवनागरी में होने के कारण और अधिक आसान होती है मेरे लिए, और उसकी पुस्तक विषय से संबंधित मेरी रुचि के अनुकूल कोई प्राप्त होती है, तो उसको मैं देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, उस पर चर्चा भी मन होता है तो कर देता हूँ। आज चर्चा करूँगा नवीन पुस्तक, कल ही मुझे एक प्राप्त हुई है, लेकिन वो पंजाबी में है और पंजाबी में नहीं पढ़ सकता हूँ, प्रायः नहीं ही पढ़ सकता हूँ। उस पर मैं चर्चा ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो मेरी ही किताब का अनुवाद है पंजाबी में, और मेरी कोई किताब आती है तो उस पर मैं चर्चा सबसे पहले करता हूँ इस धारावाहिनी या यूट्यूब के इस चैनल पर, क्योंकि हम कम से कम इतना तो फ़ायदा लें कि हमारी किताब का ही प्रचार कुछ हो जाए, और कुछ तो हम नहीं करते इसके अतिरिक्त आत्म प्रचार के लिए। लेकिन पुस्तक का प्रचार हो, ये तो आकांक्षा हर लेखक की रहती है, बिके ना बिके, आमदनी हो न हो, लेकिन लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग पढ़े। ये यशोलिप्सा और अपने किए हुए काम को लोगों तक पहुँचाने की कामना, यह तो रहती ही है। इस कारण मैं अपनी पुस्तक की चर्चा अवश्य कर देता हूँ जब छप कर के कोई आती है। लेकिन यह मेरी एक पुस्तक हिंदी में थी जो 2015 में प्रकाशित हुई थी। सस्ता साहित्य मंडल से वह पुस्तक प्रकाशित हुई, बहस में स्त्री। वह पुस्तक काफ़ी पढ़ी जाती है हिंदी समाज में। उसकी चर्चा मुझे खूब सुनने को मिलती है। लोग मुझे बताते हैं कि आपकी पुस्तक अच्छी लगी, पढ़ी हमने। और कुछ समय पहले पंजाबी की एक प्राध्यापिका निर्मलजीत जी ने मुझसे अनुमति मांगी कि मैं उसका अनुवाद करना चाहती हूँ पंजाबी भाषा में, तो मैंने अनुमति दे दी। उसके बाद मैं भूल गया। अचानक कल मुझे यह पुस्तक प्राप्त हुई। उसके साथ जो पत्र था उसी से मुझे समझ में आया, पत्र तो हिंदी में था, क्योंकि वो हिंदी भी लिख पढ़ लेती हैं। अच्छी हिंदी उनकी है, निर्मलजीत जो अनुवादक हैं इसकी। उससे मुझे पता चला कि यह तो मेरी ही किताब का अनुवाद है। यह बहस में स्त्री मेरी किताब का अनुवाद है। इसमें इसकी टाइटल में, शीर्षक में जो बीच में शब्द है उसी को मैं पढ़ सकता हूँ। आप लोगों में जो पंजाबी पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, तो विच इसमें बीच में लिखा हुआ है, इतना तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। अनुवादिका निर्मलजीत हैं, यह भी मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी पुस्तक का दूसरी भाषा में अनुवाद हुआ। जो कुछ थोड़ा बहुत परिश्रम किया, लिखा, लोगों ने उसको सराहा। अन्य भाषाओं में मेरी पुस्तकों के कुछ अनुवाद हुए। मैंने अपनी ओर से कभी प्रयत्न नहीं किया कि मेरी किताबों के अनुवाद हो जाएँ दूसरी भाषाओं में। मेरी कविताओं के, कहानियों के जो संस्कृत और हिंदी में मैं लिखता रहा हूँ, उनके अनुवाद हो जाएँ। स्वतः जिन लोगों ने पढ़ा लिखा उनमें से कभी किसी को लगा तो उसने अनुवाद कर दिया। मुझसे अनुमति माँगी, मैंने अनुमति दे दी। तेलुगु में मेरी कहानियों के अनुवाद हुए। मराठी में किर्लोस्कर पत्रिका में मेरी कहानी का, जो धर्मयुग में कभी छपी थी, उसका अनुवाद प्रकाशित हुआ। मलयालम में मेरी हिंदी कहानी का अनुवाद हुआ। मेरी संस्कृत कविताओं के कुछ अन्य भाषाओं में अनुवाद अनुवाद हुए। पंजाबी में भी अनुवाद हुआ।
अब मैं भूल गया कि किस पत्रिका में वह छपा था, वो भेजी गई थी मेरे पास, गुजराती में अनुवाद हुए, लेकिन मैंने प्रयास नहीं किया कि किसी से संपर्क करूं। स्वभाव अपना-अपना होता है, मैं कहा-सुनी नहीं कर पाता हूँ, और कोई कर देता है तो अच्छा लगता है। और तेलुगु में, मलयालम में, मराठी में तो लेखकों का सम्मान है, कन्नड़ में नाट्यशास्त्र संबंधी मेरी पुस्तक का अनुवाद हुआ, तो वहाँ लेखकों का थोड़ा सम्मान है। तो उन्होंने जो कुछ भी पत्र पुष्प राशि हो सकती थी वो भेजी भी आदर पूर्वक। हिंदी में तो ऐसा सम्मान नहीं है, और संस्कृत में तो किताब किसी प्रकाशक ने छाप दी है तो बड़ी कृपा कर दी है, ऐसा होता है। यदि वह पाठ्य पुस्तक नहीं है, कविता आदि की पुस्तक है, तो प्रकाशक की कृपा है कि वह छाप देता है। कई लोग तो सहयोग राशि देकर के छपवा लेते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। जो लोग ऐसा करते हैं उनका कोई मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वे सब बहुत प्रशंसनीय हैं। जो लोग अनुवाद करवा लेते हैं वे भी प्रशंसनीय हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में हमारे संस्कृत कवियों के कुछ कवियों के अनुवाद हुए हैं, और उसके लिए उन्होंने संपर्क किया है तो अच्छी बात है। मेरी सीमा है, स्वभाव है, मैं नहीं कर पाता। लेकिन खुशी मुझे फिर बहुत ज़्यादा होती है कि स्वयं किसी ने कर दिया, उसको अच्छी लगी किताब, और उसने अनुवाद कर दिया और छपवाया भी। अच्छी छपाई हुई है किताब। जैसी बहस में स्त्री सस्ता साहित्य मंडल बहुत अच्छे प्रकाशक हैं। गांधी जी ने शुरू करवाया था ये सस्ता साहित्य मंडल, और सेठ जमनालाल बजाज ने स्थापित किया, और मेरे मेरी दृष्टि में विश्वस्तरीय प्रकाशन उनके हैं। तो जैसा उनका प्रकाशन का स्तर है तदनुरूप यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। लगभग उतने ही पृष्ठों में यह है, 88-89 पृष्ठों में छोटी सी पुस्तक यह है। तो यह पंजाबी पाठकों के बीच पहुंचेगी, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। इतनी खबर मुझे इस पर देना थी। पंजाबी के कोई श्रोता, पंजाबी समझने वाले यदि इसको सुन रहे हैं, तो उनके लिए यह मौजू हो सकती है, उनके लिए कुछ जानकारी, उपादेय हो सकती है। बहस में स्त्री है जो किताब है, इसके संबंध में ज़रूर मैं 2-4 बातें कह कर के अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो अनुवादिका हैं निर्मलजीत, डॉक्टर निर्मलजीत, वे सिख नेशनल कॉलेज बंगा, शहीद भगत सिंह नगर में जो सिख नेशनल कॉलेज है, अ, उसके पंजाबी विभाग में प्राध्यापिका हैं, और यह पंजाबी अनुवाद आटम आर्ट प्रकाशक का नाम है, उससे छपा है। प्रकाशक का पता आटम आर्ट, 3131 विर्कबाग कॉलोनी, पंजाबी विश्वविद्यालय के समीप, पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय है, उसके समीप सैफदीपुर पटियाला से छपी है। 145 रुपया इसका दाम है। बहस में स्त्री पुस्तक 2015 में छपी थी। उसके पहले 2011-12 में मैंने एक व्याख्यान दिया था। इंद्रनाथ चौधरी, वो मेरे लिए सदैव स्मरणीय हैं, पूज्य अग्रज रहे हैं। उनके आग्रह पर वह व्याख्यान दिया गया था। वत्सल न्यास के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली व्याख्यानमाला के अंतर्गत, और इंद्रनाथ चौधरी जी का ही आग्रह था कि इसको मैं विस्तार करूं, और बहस में स्त्री या शास्त्रार्थों में पंडितों के बीच यदि कोई स्त्री आकर के बहस में उतरती है विद्वज्जनों की सभा में, तो क्या होता है। इस सवाल से, इस प्रश्न से रूबरू होते हुए, इस प्रश्न का सामना करते हुए व्याख्यान दिया गया था, और फिर छोटी सी पुस्तक के आकार में उसको विस्तारित किया गया, और प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी ने ही उसका प्रकाशन भी फिर कराया। मैंने इस पुस्तक में गार्गी, मैत्रेयी, सुवर्चला, सुलभा, ये वैदिक काल और महाभारत काल की जो महिलाएं हैं, उपनिषद काल की भी हैं, इनकी चर्चा की है। सीता और द्रौपदी की चर्चा भी की है, अवंती सुंदरी की चर्चा की है, अंत में रमाबाई की भी चर्चा की है। अधूरी चर्चा है, जितना जो कुछ उस समय समझ में आया उतना लिख दिया था।
अंत तो नहीं होता है इस तरह, और ये बड़ा विषय है। मैंने लगभग 10 व्याख्यान उसके बाद यूट्यूब के इस चैनल पर दिए हैं, संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि, इस श्रृंखला के अंतर्गत। वो भी कृपापूर्वक सुधी जन सुनते ही हैं, और वे भी बहुत अधूरे हैं, क्योंकि जानकारियाँ पूरी प्राप्त नहीं होती हैं। अवंती सुंदरी के संबंध में हम लोग कितना जानते हैं, जितना राजशेखर ने प्रसंगवश बता दिया। गार्गी का तो फिर कहीं कोई नाम ही नहीं आता, जो गार्गी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ में सामना करते हुए उनका बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। चर्चा बहुत कम फिर आती है उसकी, कहीं उसकी चर्चा नहीं आती। सुवर्चला की ही फिर कहाँ चर्चा आती है, जितनी महाभारत में आ गई। उपनिषदों के ऋषि हैं श्वेत केतु, उनकी पत्नी बड़ी भारी बुद्धिजीवी थी सुवर्चला, उसकी और कहीं चर्चा फिर नहीं। मैं कहता रहा हूं कि पूरा संस्कृत का साहित्य पुरुषों के वर्चस्व का साहित्य है, पुरुष प्रधान साहित्य वह है। और उसमें कुछ कवि आते हैं जो स्त्री विमर्श की दृष्टि से बहुत उसमें कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं। फिर उसमें कुछ महिला विदुषियां, महिला कवि जब वे सामने आती हैं और उनका कुछ विलक्षण और अनोखा कृतित्व प्रतीत होता है, उसको स्वीकार फिर किया जाता है इस पुरुष प्रधान समाज में भी, और उनका आदर भी होता है। यह तो सत्य है। पर बहुत सारी महिलाएं अज्ञात रह जाती हैं, और वे बड़ी विचक्षण विलक्षण महिलाएं हमारे समाज में रही होंगी। उनका कुछ आभास, कुछ संकेत मुझे होता है कि पेशवा की कोई रानी है जिन्हें की अष्टाध्यायी कंठस्थ है। ये तो अनंत शास्त्री डोगरे की जीवनी में मुझे मिला, और उससे प्रेरित हुए अनंत शास्त्री डोंगरे, जो रमाबाई के पिता थे, कि स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने रमाबाई को तैयार किया। लेकिन ऐसी कितनी ही तो रानियां रही होंगी, और भी महिलाएं रही होंगी। मोल्ल कवि, मोल्ल रामायण जिन्होंने लिखी, और अद्भुत रामायण है, बहुत सुंदर रामायण है तेलुगु भाषा में, देवनागरी में सुलभ है, इसलिए मैं उसको कुछ कुछ पढ़ सकता हूँ, समझ भी लेता हूँ। बड़ी कवि थी वो, कुंभकार परिवार में भी ऐसा अनुश्रुति में मिलता है, राज परिवार की थी ऐसा भी मिलता है। लेकिन ऐसी कई स्त्रियां, कई महिलाएं हुई। तो कुल मिलाकर के प्रश्न कुछ मेरे मन में हैं, उनको मैं कहता भी रहा हूँ। बड़ा महान चिंतन है हमारे ऋषियों का, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कितना बड़ा योगदान है उनका कि उन्होंने ऋण की एक अवधारणा प्रस्तुत की। हर मनुष्य कर्जदार है, पैदा होते ही से हर मनुष्य कर्जदार होता है। ऋण लेकर के हम जन्म लेते हैं संसार में। यज्ञ की कविता में भी ये ऋण की अवधारणा, हिंदी के जो अच्छे कवि हैं उनमें आई। कुछ परंपरा का बोध उनमें उस प्रकार का था। लेकिन ऋणों के नाम जब गिनाते हैं तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। और मैं शतावधानी गणेश जी की एक पुस्तक अभी देख रहा था, बहुत अच्छी पुस्तक है। उससे मुझे ज्ञान हुआ, मैं तो बड़ा अज्ञानी प्राणी हूँ, कि 3 ही ऋण नहीं होते हैं। फिर धर्मशास्त्र में चौथा ऋण भी बताया गया, मनुष्य ऋण है। तो 4 ऋण मान लिए गए, लेकिन वो सब पुरुष प्रधान भाषा में ही बताए गए हैं। देव ऋण है, देवी ऋण तो नहीं है। पितृ ऋण है, मातृ ऋण नहीं है। ऋषि ऋण है। अब ऋषि तो स्त्रीलिंग में भी आना चाहिए, प्रयोग कम करते हैं लोग, मैं ही करता हूँ। मैं ऋषिका नहीं कहता। क्यों कहूँ मैं? अल्पार्थे कर्म होता है। आप थोड़ा छोटा बताना चाहते हैं इसलिए ऋषिका कहते हैं। मैं तो ऋषि ही कहूंगा। जब ऋषि, शिशु, कवि, ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में होते हैं, तो हमारे विचारक चाहते हैं कि स्त्रियों के लिए भी इनको कहा जाए। राजशेखर कहते हैं कि कवि होती हैं स्त्रियां भी पुरुषों की तरह, वो कवयित्री नहीं कहते हैं। लेकिन बाकी सब में तो वो भाषा हमारी जो है उसमें पौरुष शब्द है, पुरुष का भाव पौरुष है। लेकिन स्त्री में यदि शौर्य, वीर्य हो तो क्या शब्द होगा।
ये सवाल आ गया हमारे सामने। ये इस सवालों का हमको सामना करना चाहिए। इन सवालों से प्राय हम लोग बच जाते हैं। मान लेते हैं कि अब पितृ-ऋण है तो मातृ-ऋण क्या उसमें शामिल नहीं है? आप क्यों ऐसी बात करते हैं? तो बहुत ऊटपटांग बात आप करते हैं। समाहित हो गया उसमें, हो गया, मान लिया। लेकिन समाहित जब हो गया तो प्रधानता ऊपर तो वही रहा। ये सवाल हमसे एक महिला प्राध्यापिका ने किया जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी में पाठ बनाया जा रहा था और उसमें वाक्य आ गया कि पौरुषम तस्याः एतादृशम आसीत, ऐसा कुछ वाक्य आ गया तो महिला प्राध्यापिका ने कहा कि पुरुष से बना हुआ शब्द है, आप हमारा अपमान कर रहे हैं उस शब्द को यहाँ रख करके। और स्त्री के शौर्य के लिए फिर क्या शब्द होगा? पौरुष के लिए क्या शब्द होगा? ये सवाल भी उठाए जाने चाहिए। और मुझे मालूम है कि लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं मुझे इस तरह के प्रश्न उठाने के कारण। लेकिन बहुत सारे बहुत सारी पार्श्वभूमि है संस्कृत साहित्य की, वो दबी रह गई है, छिपी रह गई है और उसे तो सामने आना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूँ निर्मल जी को कि उन्होंने अनुवाद किया, मनोयोग से अनुवाद किया। वो बहुत प्रसन्न थीं, उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि ये पंजाबी में जो पुस्तक आ गई आपकी उससे उपकार होगा। पंजाबी के जो हमारे पंजाबी विभागों के पंजाबी जानने वाले जो हमारे अध्येता हैं, उनके शोध कार्य को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता में आप सभी श्रोताओं को सम्मिलित करता हुआ मैं विराम देता हूँ इस चर्चा को। धन्यवाद। नमस्कार।